धर्मपुर नाम का एक गांव था जो बहुत खूबसूरत और स्वच्छ गांव था। धर्मपुर गांव में एक राजा अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहा करता था। राजा काफी दयालु था। वह सच्चे मन से अपनी प्रजा की मदद करता था। मीरा, चलो अब सो जाते हैं। कल सुबह दरबार लगेगा जहां लोग आएंगे अपनी समस्याओं को लेकर। मुझे उन सब की समस्याओं का समाधान करना होगा। अगर अभी नहीं सोए तो कल देर हो जाएगी। आप अपने प्रजा का कितना ध्यान देते हैं। ऐसा राजा हर प्रजा को मिले। आप सच में असली राजा हैं। अब मैं अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा। चलो अब सो जाओ, कल सुबह जल्दी जागना है। इतना कहकर दोनों सोने चले जाते हैं। अगली सुबह होती है। राजा का दरबार लगता है। दरबार में बहुत से गांव वाले उपस्थित रहते हैं। तभी राजा कहता है, आप सभी का इस राज दरबार में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, यह दरबार आप सभी के लिए ही लगाया जाता है, तो खुलकर आप अपनी बात रख सकते हैं। राजा बारी बारी से सभी की समस्याओं को सुनता है। महाराज, मैं पिछले कुछ दिनों से काफ़ी परेशान हूँ। मेरी फसल को कीड़े लग गए हैं, जिसमें मेरी फसल खराब हो गई। अब मुझे अपने बच्चों का पालन पोषण करना है, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। मदद कीजिए महाराज, मदद कीजिए। राजा सोचता है कि किसी को पैसे देना सही नहीं। इससे और भी लोग झूठी समस्याएं लेकर आएंगे और पैसे ले जाएंगे। तभी राजा कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें एक बैलगाड़ी देता हूँ। तुम लोगों को यहाँ से वहाँ ले जाकर अपना जीवन यापन करो, जिससे तुम्हारी पैसे की समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है महाराज, आपने मेरी समस्या को दूर कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। राजा इसी तरह सभी की समस्याओं को सुनता है और उनकी समस्याओं का समाधान करता है। उधर नंदू बैलगाड़ी से लोगों को इधर से उधार लाने ले जाने का काम करता है। अरे सुनो, मुझे आगे गांव तक जाना है। आगे गांव का कितना पैसा लगेगा? जी, 2 रुपए लगेंगे और सामान का अलग से आधा रुपया लगेगा। ठीक है, लेकिन आराम से बैलगाड़ी चलाना। नंदू उनको दूसरे गांव छोड़ देता है। और इसी तरह वह बारी बारी से लोगों को यहाँ से वहां लाने ले जाने का काम करता है। वही राजा अपने मंत्री के साथ गांव में भ्रमण को निकलते हैं। कितना सुंदर गांव है हमारा। यहाँ की ताजी हवा, साफ सफाई कितना अच्छा है। यह मन को एकदम मनमोह लेता है। महाराज, आपके राज में सब सही ही होगा। आप इतने दयालु हैं और अपनी प्रजा का साथ देते हैं, तो यह तो होना ही था। गांव का भ्रमण करते करते वह एक जगह पहुंचते हैं जहां एक शादी थी। आओ चलो इस शादी में चलते हैं, देखते हैं क्या सुविधा है अंदर। वह दोनों घोड़े से उतरते हैं और घर के अंदर जाते हैं। अंदर जाकर वह देखते हैं कि लड़की का पिता काफी चिंता में था। क्या हुआ चाचा, इतना चिंता में क्यों हो? क्या हुआ? कुछ बात हो तो बताओ। महाराज, आइए आइए, हमारे तो भाग खुल गए। खुद महाराज हम। चाचा, आज घर में शादी है और तुम इतने उदास क्यों हो? बताओ चाचा, क्या बात है? महाराज, मैंने 50 लोगों के खाने का प्रबंध किया था, पर यहाँ 100 लोग हैं और अब मेरे पास पैसे नहीं हैं। जितने पैसे थे वह शादी के बाकी काम में खर्च हो गए। अब मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं। अब बाकी का खाना
कैसे बनेगा। इतना कहकर वह उदास होकर खड़ा हो जाता है। राजा पूरी समस्याओं को सुनता है और कहता है, चाचा चिंता मत करो, बाकी खाने के पैसे मैं देता हूँ। इसमें और भी पैसे हैं जो शादी में काम आएंगे। इतना कहकर राजा और उनके मंत्री वहां चले जाते हैं। वह गांव में घूमते हैं। और फिर अपने महल चले जाते हैं। अगले दिन फिर राजा का दरबार लगता है। महाराज कृपा करो महाराज। क्या हुआ, क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों हो? महाराज मैं एक गरीब किसान हूँ। पिछले साल फसल खराब होने के कारण मैंने एक सेठ से पैसे लिए थे और मैंने कहा था मैं 3 महीने में तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। एक दिन मैं घर पर बैठा था, तभी वहाँ सेठ आता है। क्यों रमन, पैसे देने का इरादा नहीं है क्या? पर मैंने तो सारे पैसे चुका दिए हैं, अब कैसे पैसे? कैसे पैसे? तुमने तो केवल अभी रकम की ब्याज ही चुकाई है, पैसे का हिसाब अभी बाकी है। पर सेठ तुमने ब्याज की बात नहीं की थी, तो अब कैसे ब्याज? यह गलत है। गलत सही मैं कुछ नहीं जानता। मुझे 2 दिन में मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे घर के सारे सामान ले लूंगा। रमन राजा को पूरी बात बताता है। राजा पूरी बात सुनने के बाद अपने मंत्री को कहता है, मंत्री जी, मामले की जांच करो और देखो, अगर यह सही बोल रहा है तो सेठ को कह दो कि रमन को परेशान ना करे, नहीं तो उसकी दुकान पर ताला लगा दिया जाएगा। यह महाराज का आदेश है। रमन खुश हो जाता है। अगली सुबह होती है। राजा अपने मंत्री और सिपाही के साथ शिकार के लिए जंगल जाता है। बहुत दिन हो गए शिकार पर नहीं गए थे। आज का दिन भी अच्छा है और आज मन भी था शिकार करने का। महाराज लेकिन मैंने खबर सुनी है कि जंगल में बाघ है जो बहुत खतरनाक है। वह पीछे से हमला करता है, हमें उससे सावधान रहने की आवश्यकता है। यह तो और अच्छी बात है। शिकार का शिकार और गांव वालों को उस बाघ से छुटकारा भी मिल जाएगा। वे जंगल की ओर आगे बढ़ते हैं। वह जंगल में चलते रहते हैं। तभी पीछे से एक बाघ आ जाता है और बाघ राजा के ऊपर हमला कर देता है। बाघ के हमले से राजा घायल हो जाता है। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमें। आज कितने खुश थे और आज अचानक ये क्या हो गया। तभी वहां वैद्य आता है और राजा की तबीयत देखता है। इनके घाव बहुत गहरे हैं, मैं इनका इलाज कर देता हूँ, लेकिन इन्हें दवा से ज्यादा दुआ की जरूरत। इतना कहकर वैद्य वहां से चला जाता है। जब गांव वाले सुनते हैं कि राजा की तबीयत बहुत खराब है, तब वह गांव के एक मंदिर जाते हैं, जहां सब मिलकर राजा के ठीक होने की प्रार्थना करते हैं। भगवान हमारे महाराज को ठीक कर दो, उनसे बड़ा दानवीर कोई नहीं। हमारे महाराज गांव में सबकी मदद करते हैं, उन्हें ठीक कर दो भगवान। हाँ भगवान, हमारे महाराज बहुत दयालु हैं। वह कभी अमीर गरीब में भेद नहीं करते। वह हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं। उन्हें ठीक कर दो भगवान, उन्हें ठीक कर दो। सभी बारी बारी से राजा के स्वस्थ होने की कामना करते हैं। उधर राजा अपने बिस्तर पर घायल लेटा रहता है। तभी वे भगवान प्रकट होते हैं। हे प्रभु, आप हमारे घर पर आए और मैं आपका स्वागत भी नहीं कर सकता। मुझ जैसा अभागी कौन होगा? राजा, मैं सब जानता हूँ कि तुम कितने दयालु और ईमानदार हो।
आज तक तुमने सिर्फ दूसरों का भला चाहा है। तुम्हारे राज्य में तुम्हारी प्रजा बहुत खुश रहती है। प्रभु, यही तो एक राजा का धर्म है कि उसके राज में उसकी प्रजा कभी दुखी ना रहे। तुम्हारे इसी स्वभाव से मैं प्रसन्न होकर यहाँ आया हूँ। मैं जानता हूँ कि कैसे तुमने नंदू और रमन की मदद की और सभी गांव वाले तुमसे हमेशा खुश रहते हैं। इतना कहकर वह राजा को ठीक कर देता है। राजा एकदम ठीक हो जाता है और भगवान का धन्यवाद करता है। प्रभु, मुझे इस नए जीवन को देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं अब इसी तरह अपनी प्रजा की मदद करूंगा। भगवान वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह होती है। राजा खुश रहता है और फिर उसी तरह राज दरबार लगती है और राजा खुशी खुशी सबकी समस्याओं का समाधान करता है।